हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम के बारे में, कर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाती है अलग अलग तरीके के, उस पूरे सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम टैक्स सिस्टम बोलते हैं। तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ जो कर होते हैं वो भी देखेंगे, और उनके रूप क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। जीएसटी ये क्या है इसको भी समझेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जो पीछे की क्लासें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूं, ये क्लासें हमारी चल रही हैं, मतलब कंप्लीट हो गई। इनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। इनकी मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे प्लेलिस्ट में, उनको भी देखिए, बहुत अच्छी क्लासें हैं। ये बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं, जैसे संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें, बहुत अच्छी क्लासें, इनको जरूर देखिए। मैराथन क्लास आप देखिए जाके, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और इंडियन पॉलिटी की क्लासें आप जरूर देखिए जाके। तो आज हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है टैक्स सिस्टम। और ये जो टैक्स सिस्टम है ना दोस्तों, ये कैसे गवर्नमेंट के लिए एक रोल प्ले करता है, इसको भी समझेंगे। तो ये टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे। ये तो फिलहाल एक क्या है, ये तो थंबनेल है। हम अगली क्लास पे अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक थंबनेल है केवल। आगे आते हैं, क्या पढ़ते हैं, टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली को हम पढ़ते हैं। देखिए कर क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा ये टैक्स है क्या। अगर आप इसको समझ गए तभी आप इसको पढ़ भी पाएंगे, वरना आप इसको पढ़ने में असमर्थता जाहिर करेंगे। देखिए कर क्या है, ये देखिए कर, मैंने क्या लिखा है, टैक्स। तो टैक्स को समझना होगा आपको, टैक्स होता क्या है। देखिए टैक्स क्या है, यानी कर क्या है, कर एक अनिवार्य भुगतान है। क्या लिखा है यहाँ पे, कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कंपलसरी पेमेंट है। इसको आपको करना ही होगा भुगतान। और ये व्यक्तियों और निगमों पर लगाया जाता है। जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग, जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब क्या हैं, व्यक्ति हैं। और निगमों यानी कि कंपनियां जो होती हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उन पे लगाया जाता है। तो ये व्यक्तियों पर भी लगता है और निगमों पर भी लगता है। यही क्या होता है, ये टैक्स होता है। और ये सरकार की आय, जो गवर्नमेंट होता है ना, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा होता है। मतलब सरकार की इनकम का कोई अगर सोर्स है ना, मतलब बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन ये जो टैक्स है ना, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार लोगों से टैक्स वसूल के अपना क्या करती है, इनकम करती है, आय करती है। जैसे हमको इनकम करनी है ना, तो हम कहीं जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कहीं मेहनत, कहीं मजदूरी, कुछ भी ट्यूशन वगैरह कुछ भी देते हैं। किसी भी काम करके हम अपनी क्या करते हैं, इनकम अपनी क्या है, जनरेट करते हैं। सरकार किस तरह से करती है, एक तो उसके पास टैक्स है, उसकी जो पब्लिक सेक्टर आपकी कंपनियां हैं वो हैं, या फिर वो किसी को पैसा लोन पे दे के ब्याज लेती है, वो उसका इनकम होता है। तो ये टैक्स एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा होता है, सरकार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी आय के लिए। तो ये आपको समझ आया होगा टैक्स। अभी जो टैक्स है, इससे जुड़े दो शब्द हैं, आप देखिए, ये आपके क्या है, एक आपका सेलिंग प्राइस है और एक आपका क्या है, फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस है, ये डायरेक्टली वर्ड भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सेलिंग प्राइस क्या होता है और फ्लोर प्राइस क्या होता है। ऐसे अगर आ गए ना तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसको समझ लीजिए क्या होते हैं। ये दे देते हैं कभी कभी एग्जाम में, और आप सोचते हैं ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बल्कि आपको पढ़ा ही नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे इनको ही समझते हैं। ये जो सेलिंग प्राइस होता है, ये सेलिंग माने होता है दोस्तों छत। छत समझते हैं ना, रूफ। रूफ बोले तो आपका जो मकान होता है ना, उसके ऊपर वाला, जिसके आप लेंटर के ऊपर आप धूप में जब आप सर्दियां आएंगी तो आप बैठेंगे ना, वही आपका क्या होता है, रूफ होता है। उसी को हम सेलिंग कहते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि अधिकतम, छत छत क्या होती है, सबसे ऊपर होती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी अधिकतम जो कीमत होती है, अधिकतम जो मूल्य होता है। और ये क्या होता है, ये एमआरपी होता है। एमआरपी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सेवा का आपका क्या होता है, अधिकतम वैल्यू होता है। एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कभी भी छोटे मोटे एग्जामों में। क्या होता है एमआरपी की, क्या फुल फॉर्म होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा रहता है एमआरपी ना, वहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है, इंक्लूड ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है, इंक्लूड ऑल टैक्स। उसमें मतलब सभी तरीके के टैक्स आपके क्या हैं, लगे हुए हैं, और तब जाके ये एमआरपी बनता है। तो ये अधिकतम मूल्य आपका क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस में आपके क्या होते हैं, टैक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसको अधिकतम खुदरा मूल्य भी कहते हैं एमआरपी को। और ये होता है आपका फ्लोर प्राइस, न्यूनतम मूल्य। क्या है, न्यूनतम मूल्य। इसको एमएसपी, जैसे आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
किसानों को दिया जाता है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना उसमें ये दिया जाता है। और 22 फसलों के लिए ये आपका क्या है, जारी किया जाता है एमएसपी। तो वो होता है आपका न्यूनतम प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एक आपका फ्लोर प्राइस हो गया। ये दो वर्ड टेक्निकल वर्ड थे, आपको समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम पढ़ते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स को देखते हैं। देखिए हमने टैक्स पढ़ लिया। टैक्स क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्तियों को देना पड़ता है, और सरकारी बोले तो सरकारी नहीं, जो और आपकी क्या होती हैं, निगम वगैरह होते हैं, प्राइवेट आपके जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनको भी ये चुकाना पड़ता है, और सरकार के लिए एक इनकम का स्रोत भी बनता है। तो टैक्स के हम क्या देख लेते हैं, इसके क्षेत्र देख लेते हैं। कर के व्यापक क्षेत्र, कौन कौन से कर के व्यापक क्षेत्र हो सकते हैं उनको देखिए, मतलब कर कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये देखिए ब्रॉड एरियाज ऑफ टैक्स, इसको समझिए दोस्तों। ब्रॉड एरियाज ऑफ टैक्स को समझते हैं। आय एवं व्यय पर कर, जो इनकम पर कर लगता है और खर्च पे कर लगता है ना, वो आपका क्या है, एक तो वो क्षेत्र हो गया। और एक आपका क्या है, वस्तुओं पर जो कर लगता है। वस्तु आप समझते हैं ना, वस्तु जो भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, चाय चीनी सब्जी ये सारी चीज़ें, इन पे क्या है आपका क्या है लगता है, इन पे भी आपका क्या लगता है, बिस्कुट वगैरह पे टैक्स वगैरह लगता है। तो ये वस्तुओं पे जो टैक्स ऑन गुड्स। एक आपका होता है संपत्ति कर, संपत्ति पर टैक्स लगता है। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, तो ये आपको समझना होगा। देखिए ये मैंने आपका यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ये आप लोग देखिए, ये देखिए आय पर लगने वाला कर आपका क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। जो भी आय पे लगता है वो आयकर कहलाता है। और निगमों कर, निगम जो होते हैं ना, निगमों पर लगने वाला कर, कोई भी कंपनी है वो आपका क्या बनाएगी, कोई प्रोडक्ट बनाएगी ना, ये जीएसटी अब आ गया है ना, जीएसटी क्या है अब आ गया, तो उस पर जीएसटी कर लगाते हैं। अब क्या है, अब क्या लगाते हैं, उस पर जीएसटी कर लगाते हैं। जो कंपनियां होती हैं उन पर क्या लगती है, जीएसटी कर लगता है, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, और वो प्रोडक्ट बनाती हैं तो उन पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। और वस्तुओं पर कर क्या क्या लगता है, जैसे कि सीमा शुल्क आपका कर आपने सुना होगा। जो वस्तुएं इधर से उधर ट्रांसफ़र होती हैं, आयात और निर्यात जिनका होता है एक देश से दूसरे देश में। मान लिया भारत की वस्तुएं विदेश में जा रही हैं, अमेरिका में जा रही हैं, या कहीं भी अदर कंट्री में जा रही हैं, और अदर कंट्री यूएसए कनाडा चाइना की जो वस्तुएं वो भारत में आ रही हैं, तो उन पे एक टैक्स लगता है जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं। और एक आपका उत्पादन शुल्क भी होता है। आपका क्या होता है, प्रोडक्शन आपका क्या होता है, टैक्स होता है। वस्तुओं के उत्पादन पे भी लगता है। तो ये आपके अलग अलग तरीके से वस्तुओं पे लगता है। उत्पादित वस्तुओं पर भी लगता है, सीमा शुल्क भी लगता है। और एक संपत्ति कर जो संपत्ति पर लगता है, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति उस पर भी टैक्स लगता है। तो अलग अलग तरीके के आपके क्या हो सकते हैं, ये टैक्स हो सकते हैं। ये कर के व्यापक क्षेत्र हैं। अभी हम टैक्स के प्रकार भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक चीज होती है टैक्स बेज। ये वर्ड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है कि टैक्स बेज ऐसे शब्द आ जाते हैं एग्जाम में ना, तो भूचाल हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि करना क्या है इनका। तो देखिए टैक्स बेज क्या होता है। टैक्स बेज वो होता है जिस आधार पर किसी भी व्यक्ति पे जैसे कर लगाया गया, या किसी भी कंपनी पे कर लगाया गया, किसी भी चीज पे कर लगाया जाता है ना, तो कोई ना कोई बेच तो रखते होंगे ये कि हम कर क्यों लगा रहे हैं आप पे। तो जिस बेच पे वो कर लगाते हैं ना, वही बेच आपका क्या कहलाता है, टैक्स बेच कहलाता है। जैसे कि जिस आधार पे आपके ऊपर कर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स बेस, यानी कि कर आधार कहते हैं। जैसे सर, जैसे क्या है, जैसे किसी की आय पर अगर कर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, आय पर अगर कर लगा, जैसे आय पर कर लगे वो इनकम टैक्स हो जाएगा। लेकिन उसका टैक्स बेस क्या है, आय, इनकम उसका क्या है, टैक्स बेस हो गया। किसी की संपत्ति पर कर लग रहा है तो संपत्ति उसकी क्या हो गई, टैक्स बेस हो गई। मतलब आप पर टैक्स लगाने का आधार क्या है, मैं आपकी संपत्ति पे टैक्स लगा रहा हूँ। सरकार कहती है कि मैं आपकी संपत्ति पर टैक्स लगा रहा हूँ, तो जो टैक्स बेस हुआ ना वो संपत्ति हो गई उसके लिए टैक्स बेस। उसके जो कर का आधार है ना वो संपत्ति हो गई। निगम या कंपनी पर अगर कोई कर लगता है ना, तो वो कंपनी जो निगम है ना वो उसका टैक्स बेस होता है जिसपे वो टैक्स लगता है। तो ये आपको समझ आया होगा टैक्स बेस क्या होता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली का वर्गीकरण। भारत में कई एक, मतलब भारत में नहीं, मतलब टैक्स की कई एक प्रणालियां होती हैं। अब उनमें से कुछ भारत में चलती भी हैं, हमको सारी जानना है कि कितने प्रकार की होती हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं, हमको ये समझना है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स यानी कि कर का वर्गीकरण, इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। तो टैक्स देखिए यहाँ पे एक तो आपका होता है प्रगतिशील,
एक होती है प्रगतिशील कर प्रणाली, और एक होती है आपकी प्रतिगामी कर प्रणाली, और एक होती है आपकी अनुपातिक कर प्रणाली। इन तीनों को समझते हैं। अभी इनको आप समझने में बड़ा ही असमर्थ हो रहे होंगे, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसके इंग्लिश टर्म को यूज करूंगा। ये जो प्रगतिशील होता है इसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, और ये जो प्रतिगामी होता है इसको रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, और ये जो अनुपातिक होता है ना इसको प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं। अभी भी समझ नहीं आया ना? नहीं आया ना? मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आया है। अब समझते हैं। देखिए प्रगतिशील क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी की, किसी भी निगम की आय बढ़ती है ना, उसी प्रकार से उस पर टैक्स की जो रेट है, टैक्स जो परसेंटेज है, वो भी इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ता है। और ये जो आपका प्रतिगामी है यानी कि रेग्रेसिव है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी कंपनी की आय बढ़ती है और किसी व्यक्ति की भी आय बढ़ती है, तो उसी हिसाब से जैसे इंसान की आय बढ़ रही है, जैसे कंपनी की आय बढ़ रही है, उस पर टैक्स की जो रेट है ना वो कम होती चली जाती है। टैक्स परसेंटेज क्या है वो घटती रहती है, घटती है। तो ये होती है रेग्रेसिव, यानी कि इसका जो प्रोग्रेसिव है उसका बिल्कुल उल्टा आपका क्या है, रेग्रेसिव है। प्रगति क्या है, प्रगतिशील का उल्टा क्या है, प्रतिगामी है। अब ये अनुपातिक वाला समझ लीजिए, इसमें भी आपका क्या है, सभी आय वर्गों से, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपका व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, अब वो जितना भी कमा रहे हैं, चाहे वो कम कमा रहे हो चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई करोड़, कोई कुछ, लेकिन सब पे जो टैक्स परसेंटेज है ना, जो टैक्स का अनुपात है ना वो एक ही रहेगा। क्या है, आय पर क्या है, सभी आय वर्गों से आय एक ही अनुपात में लिया जाता है। मतलब सभी जो वर्ग हैं ना उनकी आय पर एक ही अनुपात में कर लिया जाता है, एक ही परसेंटेज पे टैक्स लिया जाता है। कर कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, किसी व्यक्ति या कंपनी की आय जैसे बढ़ती है उसकी टैक्स परसेंटेज बढ़ती है, और यहाँ पे क्या है, जैसे उसकी बढ़ती रहती है और टैक्स परसेंटेज घटती रहती है। यहाँ पे क्या है, टैक्स परसेंटेज सेम रहता है, चाहे आय आपकी कितनी भी हो, आप पर भी 10% लगेगी, और अगर जो 1 लाख कमाता है उस पर भी 10%, जो 1 करोड़ कमाता है उस पर भी 10%। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इनकम, यहाँ पे इनकम देखिए प्रगतिशील में मान लिया इनकम किसी व्यक्ति की 10,000 है, अब उस पर टैक्स लगा दिया। ये ऐसा है नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। हम ये भी देखेंगे कितने रुपए पे कितना टैक्स लगता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या है आपका, 10,000 पे 10% लगा दिया। जैसे इस किसी की इनकम बढ़ी 50,000 हो गई तो उस पर क्या कर दिया, 20% कर दिया। किसी की इनकम 1 लाख हो गई तो उस पर क्या कर दिया, 30% कर दिया। मतलब जैसे जैसे इनकम क्या हो रही है, जैसे जैसे इनकम आपकी क्या है, बढ़ रही है, टैक्स परसेंटेज भी आपकी क्या है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकम क्या है, यहाँ पर भी 10,000 है, फिर 50,000 है, फिर आपकी क्या है, 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे आपकी टैक्स परसेंटेज देखिए, यहाँ पे 10,000 थी तो 10% आपकी क्या है, टैक्स रेट थी। यहाँ पे 50,000 हुई तो 5% आपकी टैक्स रेट रह गई, और 1 लाख जैसे इनकम हुई तो आपकी टैक्स रेट कितनी रह गई, 3% की रह गई। और यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, मैंने इनकम वही रखी है, लेकिन टैक्स परसेंटेज क्या है, यहाँ पे सबकी समान है। 10,000 जो कमा रहा है उस पर भी 10%, 50,000 जो कमा रहा है उस पर भी 10% सरकार लगा रही है, और जो 1 लाख कमा रहा है ना उस पर भी 10% ही ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टैक्स परसेंटेज समान है, लेकिन जो टैक्स अमाउंट होगा ना वो समान नहीं होगा, क्योंकि 10,000 का 10% आपका कितना होगा, 1,000, और 50,000 का 10% आपका कितना होगा, 5,000, और जो आपका 1 लाख का 10% होगा ना वो 10,000 होगा जाके, यानी कि अमाउंट तो सबके अलग अलग हैं। तो ये होता है कर प्रणाली का वर्गीकरण, मतलब प्रगतिशील, प्रतिगामी और अनुपातिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं और इन टर्म को समझते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे मेन फोकस क्या है, ये कर के प्रकार को समझना है, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। लेकिन उससे पहले हमको इनको समझने से पहले दो वर्ड ऐसे आते हैं जिनको समझे बगैर हम इनको समझ ही नहीं सकते, और वो वर्ड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंट ऑफ टैक्स। सर ये क्या पता है, ये बहुत मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। अब हम समझते हैं इन दो वर्ड को, क्या है आपके, टैक्स ऑफ, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंट ऑफ टैक्स। देखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, इसको हम कराघात कहते हैं। क्या कहते हैं, कराघात। मतलब
जिस पे कर का घात पड़े, कर का प्रभाव पड़े। इम्पैक्ट है ना, तो प्रभाव पड़ेगा। जिस पर भी ये टैक्स लगेगा उस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसकी इनकम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल पड़ेगा। तो जिस पर ये टैक्स लगता है उस पे घात होता है, मतलब उस पे क्या होता है, एक तरीके से प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति या कंपनी पर करारोपण होता है, करारोपण बोले तो इम्पोजेशन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स इम्पोज किया जाता है। जिस पे भी टैक्स लगाया जाता है या जिस पर भी कर लगाया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, कराघात कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं। जिस व्यक्ति पर या जिस कंपनी पर, जिस भी निगम पर कर लगाया जाता है और तो उसको क्या कहते हैं, कराघात कहते हैं। और जो इंसिडेंट ऑफ टैक्स है ना, जो इंसिडेंट ऑफ टैक्स है ना, वो क्या है, यानी कि करापात। करापात जो अंतिम रूप से टैक्स को भरता है, क्या करता है, जो अंतिम रूप से टैक्स को भरता है उसको क्या कहते हैं, करापात कहते हैं। ये दो वर्ड बहुत अच्छे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखो एक बार फिर से समझते हैं, अभी समझ में नहीं आया है, अभी नहीं समझ में आया। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या कहता है, जिस भी व्यक्ति या कंपनी पर कर लगाया है, मैं हमने, सरकार कहती है हमने जिस पे भी कर लगाया है ना, जिस पे भी हमने टैक्स लगाया है ना, वो क्या कहलाएगा, वो कराघात कहलाएगा। मतलब उस पे कर की मार पड़ी है, उस पे कर का आघात हुआ है, उस पे कर का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी भरा या जिस कंपनी ने भी भरा, जिसने भी आपका अंतिम रूप से वो टैक्स पे किया ना, जिसने भी भरा ना, वो आपका इंसिडेंट ऑफ टैक्स कहलाएगा, करापात कहलाएगा। मतलब उस पे क्या है, उस पे पड़ी जाके, उस पे कर भरना उसी को पड़ा। कर की चोट तो इस पे लगी, लेकिन कर भरना किसको पड़ा, इसको पड़ा। तो जो कर भरेगा वो करापात कहलाएगा और जिस पे कर लगेगा वो कराघात कहलाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए। अब इससे ज़्यादा अगर मैं और भी समझाऊं तो ये फालतू की बात होगी, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। अब देखिए टैक्स के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ टैक्स, कर के प्रकार को समझिए। एक आपने सुन ही रखा है, डायरेक्ट टैक्स होता है सर, बिल्कुल पता है, सबको पता है डायरेक्ट टैक्स होता है। एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है सर, हाँ ये भी सुन रखा है, इसमें कौन सी नई बात आप कर रहे हो, ये तो सारी बातें हम सुन चुके हैं। क्या, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो अप्रत्यक्ष कर, ये हमने सुन रखे हैं। अब इनको समझते हैं दोस्तों। क्या है, जहां कराघात और करापात एक ही बिंदु पर हो। अब कराघात और करापात तो आप समझ ही गए ना, कि कराघात क्या है, जिस पे कर लगता हो, और करापात क्या है, जो कर भरता हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जहां कराघात और करापात एक ही बिंदु पर हो, मतलब जिस पे कर लगाया गया हो और जिसने कर भरा हो वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। मतलब मुझ पे ही कर लगाया गया, मैंने ही कर को पे कर दिया, तो मैं दोनों ही की, मेरे अंदर क्या हो गए, दोनों ही रोल आ गए। मतलब मैं कराघात भी हो गया, करापात भी हो गया, यानी कि गंगाधर ही यहाँ पे शक्तिमान हो गया है। सीधी सीधी बात अगर समझें तो इस तरीके से। अब देखिए ये कोई व्यक्ति है, हाँ सर ये तो व्यक्ति मुझे दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इस व्यक्ति पे क्या हुआ है ना, इस पे क्या है, इम्पैक्ट पड़ा है टैक्स का। क्या है, इस पे ही क्या होगा है, उस इस पे ही आपका क्या हुआ है, ये टैक्स इस पे पड़ा है। मैंने एरो भी उसी की तरफ आपका कर दिया है, इस पे ही आपका क्या है, ये आपका क्या है, पड़ा है, और इसी ने ये क्या है, पे कर दिया, इसी ने ये भरा है। मतलब ये जो टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स है, इसी पर लगा है और इसी को भरना भी है, यही इसी पर लगा है और यही भरेगा। सर ऐसा भी है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब इधर आ जाइए, ये देखिए कोई मुस्कुरा रहे हैं दोस्त, और ये देखिए ये कितने आपके शेड में थे बेचारे, इन्हीं पे पड़ा, इन्हीं को भरना पड़ा। ये देखिए कितना मुस्कुरा रहा है, देखिए तो इसको जरा। अब देखते हैं इस पे इनडायरेक्ट टैक्स में, देखिए जहां कराघात और करापात अलग अलग बिंदु पर हों। अलग अलग बिंदु पर सर कैसे, समझिए, इमेज से ही समझते हैं। देखिए इसको समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कराघात, यानी कि कराघात तो इस पे हुआ है, इस व्यक्ति पे, इस पे क्या किया गया है, टैक्स लगाया गया, इस पर टैक्स लगा है, मैंने इस पे लिख भी रखा है। लेकिन जो करापात हुआ है ना, करापात ये इस व्यक्ति पे पड़ा है, ये भरेगा। अब लगा तो इस पे था लेकिन भरना इसको पड़ेगा। ये भी सर होता है, हाँ सर ये भी होता है, कोई करता है कोई भरता है, आपने सुना होगा ये वर्ड, तो वही है। यहाँ पे इस पे लगा है और इसको भरना पड़ेगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं कर हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर टैक्स बोलते हैं। और ये सिर्फ आपका अप्रत्यक्ष कर में ही देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष
कर को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको कर हस्तांतरण के नाम से भी जानते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यक्ष कर कौन से प्रकार का कर है, तो कर हस्तांतरण प्रकार का भी कर है। या आपसे ये मिल जाए हस्तांतरित कर किस प्रकार का कर कहलाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऐसे भी आपका हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, उलट पुलट कहीं से भी किया जा सकता है आपको। बस आपको वो चीज़ें सही से आपके दिमाग में हो, सही से आपके माइंड में सेट हो, क्लियरिटी हो आपके कॉन्सेप्ट में, आप उसको कर ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं होगी हैं, अगर क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको क्या है बैक करके ज़रूर एक बार इसको क्या है रिकॉल करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो देख लिए, अब ये भी देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स आपका कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स आपका क्या है, ये देखिए डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है आपका डायरेक्ट आपका क्या है टैक्स है। आयकर आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आपका होता है आयकर। उपहार कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स भी है, ये प्रत्यक्ष कर है, मतलब जिस पे लगेगा वही भरेगा। निगम कर कंपनी कर जिस पे लगता है वही भरता है। संपत्ति कर ये भी जिस पे लगेगा वही भरेगा। पूंजीगत लाभ कर ये भी एक होता है, कैपिटल गेन टैक्स। ये सब आपके क्या है डायरेक्ट टैक्स। एक आपका व्यय कर भी होता है, एक्सपेंडिचर कर भी होता है, जो भी मतलब व्यय करता है, जो भी खर्चा करता है उस पर लगता है, डायरेक्ट लगता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ ली, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना टैक्स, तो उस पर क्या है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो क्या है वो आपका क्या है डायरेक्ट टैक्स ही आ जाता है। और ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कि आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं। और एक आपका सेवा कर होता है, सर्विस टैक्स। एक आपका सीमा शुल्क जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक केंद्रीय बिक्री कर भी होता है यानी कि सेल टैक्स होता है। और एक आपका होता है मूल्य वर्धित टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, जिसको हम बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं। और ये बैट शायद 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 आपने सुन रखा होगा, आपने जरूरी इसको सुन रखा होगा। तो ये भी आपका क्या है एक टैक्स है। अब क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपके डायरेक्ट टैक्स हैं इनको पढ़ लेंगे, ये सारे वाले पढ़ लेंगे, फिर हम इनको पढ़ लेंगे। अब इनमें डायरेक्ट टैक्स में एक आपका जीएसटी भी शामिल है दोस्तों। क्या है, जीएसटी भी इसमें शामिल है, जो मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, टाइप कर दूंगा, मुझे याद नहीं रहा है टाइप करने का, मैं याद करके कर दूंगा। जीएसटी भी आपका क्या है एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। उसको हम अगली क्लास में, क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लास है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये सारा काम ख़त्म कर देंगे। और ये जो डाटा मैंने बनाया है ना, करीब 4 क्लासें देखी हैं कल, तब जाके मैंने इसको बनाया है। बहुत अच्छे से पहले क्लासें देखी, फिर उसका मैंने क्या डाटा रेडी किया, तब जाके आपके पास ही आज लेके आया हूँ। कल मैंने क्लास नहीं भी ली थी, आपको पता भी है। आप देखिए आयकर, और मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्लास के लास्ट में आप जाइएगा मत, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम ख़त्म करते हैं। देखिए क्या है आयकर। आयकर क्या है, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स ये सर क्या होता है, व्यक्ति की शुद्ध क्या है, व्यक्ति की शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम पर लगने वाला कर, लगने वाले कर को क्या कहते हैं, हम आयकर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति की शुद्ध आय पे कर लगाया जाता है उसको हम आयकर बोलते हैं। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कि आप, मैं अपने आप को मान लूँ, मैं जो भी कमाऊँ, जो भी मैंने अपने आप से मतलब जैसे भी कमाया है, तो वो मेरी इनकम हो गई। अब जो मेरी नेट इनकम है, जो मेरे पास बचा है, मैंने मतलब कितना कमाया खर्च किया वो नहीं, जो मेरे अकाउंट में पड़ा है, नेट पड़ा है ना, उस पर सरकार टैक्स आपकी क्या है लगाएगी कि आपने ये आपका क्या है इनकम किया है, तो उस पर आपकी क्या है सरकार आपकी क्या है इनकम पे टैक्स आपका लगाएगी, और उसको हम आयकर कहेंगे। और ये एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होता है, मतलब आपने एक वित्तीय वर्ष में कितनी आपकी इनकम हुई है उस पर आपका टैक्स लगेगा। वित्तीय वर्ष बोले तो ये आपका क्या है, वित्तीय वर्ष आपका क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका वित्तीय वर्ष होता है। सर समझ आया, हाँ बिल्कुल सर समझ आया। और ये जो टैक्स है ना, इसमें कौन कौन से इनकम शामिल हैं, जैसे कि आप आयकर में कौन मतलब आयकर जिस पे लगता है ना, जिस भी इनकम पे आयकर लगता है वो इनकम कौन सी, जैसे आप सैलरी आपको मिल रही है, आप बैंक में हैं या कहीं भी हैं, किसी भी पद पे हैं, आपको सैलरी मिल रही है ना, तो ये आपकी क्या होगा इनकम, इस पर भी आयकर ही लगेगा। आप किसी ट्रेड से, किसी व्यापार से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आयकर लगेगा। संपत्ति से आपके पास आय आ रही है, आयकर लगेगा।
ब्याज से आपको इनकम हो रही है, आयकर लगेगा। ये सारी इनकम इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये जो आयकर है, तो एक आपने सुना होगा आयकर डिपार्टमेंट भी होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होता है, वही इनकम को वसूली करता है ना। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ये इसको समझते हैं। आपने एक चीज़ तो सुनी रखी होगी, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसी के अंतर्गत एक आयकर विभाग होता है, और वही आयकर विभाग आयकर यानी कि इनकम टैक्स को वसूलता है। शायद चीज़ें आपको क्लियर समझ आ रही हों, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो एकदम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा का ही प्रयोग कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है ऐसी वैसी लैंग्वेज को मैं लेके आऊँ, तो आपको समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये देखिए आप लोग, हमने अभी क्या बताया था आपको, आयकर के बारे में बताया, इनकम टैक्स के बारे में बताया। तो कितनी कितनी इनकम पे कितना कितना टैक्स लगता है। तो देखिए, ये तो आपकी क्या है, शुद्ध इनकम है। यहाँ पे लिखिए, ये वाली आपकी क्या है, शुद्ध इनकम। और ये आपका क्या है, उस पर जो टैक्स परसेंट लगेगा वो है। तो शुद्ध इनकम जैसे कि 0 से लेके, अगर आप 3 लाख तक रुपए कमाते हैं, ये सालाना की बात होती है। इसमें जो इनकम की बात होती है ना, ये सालाना की होती है, मंथली की नहीं होती है। सालाना अगर एक मतलब 0 से लेके अगर आप 3 लाख तक कमाते हो, तो आपका 0% आप पे टैक्स पड़ेगा, मतलब आप टैक्स से बच जाएंगे, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 3 लाख से ऊपर हुआ ना इनकम, 3 लाख से अगर आपने ऊपर कमाई की और 6 लाख तक अगर आपने कमाई की, तो आपकी जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स सरकार को आपको पे करना होगा, और बड़े ईमानदारी से पे करना होगा। और ये करना भी चाहिए, ये सरकार को करना ही चाहिए। मतलब हमको सरकार के लिए ऐसा करना चाहिए, अगर हमारे पास इतनी इतनी इनकम होती है तब। वैसे भी सरकार ने देखिए कितना छूट रखी है, अगर आप 3 लाख तक कमाते हो तो वैसे भी आपसे नहीं ले रही है ना। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, नहीं ले रही है। और क्या है, आपका 6 लाख से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो 9 लाख तक आपकी 10% आपकी क्या है, टैक्स। और आपका 9 लाख से अगर ऊपर जाएंगे और 12 लाख तक जाएंगे ना, तो आपका 15% आपका टैक्स पड़ेगा। और 12 लाख से ऊपर बढ़ेंगे तो 15 लाख तक आपका 20%। और अगर 15 लाख से अगर आप चलेंगे ना, 15 लाख से और 15 लाख प्लस जो भी आप इनकम करेंगे, 30 लाख, 20 लाख, 50, 100 करोड़, करोड़, 2 करोड़, जितना भी आप करेंगे उस पर 30% टैक्स आपका लगेगा। 30%, मतलब 100 रुपये कमाए तो 30 रुपये सरकार के, ऐसे समझिए आप लोग। 100 करोड़ कमाए तो 30 करोड़ सरकार के, ऐसे समझिए आप लोग। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही समझना है आपको। अब देखिए, एक होता है उपहार कर। अभी हमने इनकम टैक्स को देखा, अब उपहार कर को भी देख लीजिए दोस्तों। उपहार कर क्या होता है? जो गिफ्ट टैक्स होता है, वो गिफ्ट पर भी सर टैक्स लगता है। जो हम गिफ्ट देते हैं, क्या सर उस पर, जो क्या वैलेंटाइन डे पे तो उस पर लगता है? अरे नहीं सर, उस पर ऐसी देखिए, गिफ्ट को समझिए, गिफ्ट पर कर कैसे लगता है, गिफ्ट पे कैसे कर लगता है। भारत पर, मतलब भारत पर कह रहा हूँ मैं, भारत में क्या है, भारत में सर्वप्रथम ये जो टैक्स है ना, भारत में सर्वप्रथम उपहार कर की संस्तुति 1957 में एक समिति आई थी, कोलडार समिति, उसने की थी। उसने कहा गिफ्ट पर भी टैक्स आपका लगना चाहिए। इस समिति ने ये रिकमेंड किया, कहा गिफ्ट पे भी टैक्स लगना चाहिए। और फिर कहा यदि गिफ्ट 50,000 से अधिक का है तभी टैक्स लगेगा। अगर 50,000 से कम का है, 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 100 रुपये का, तो काय का टैक्स इस पे लगेगा। 50,000 से अधिक है ना, तो टैक्स लगेगा। और लेकिन कब लगेगा? जिसने टैक्स दिया है, अगर उसने अपने सगी संबंधी को दिया है, तो फिर उसका टैक्स थोड़ा ना रह जाएगा, फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि वो तो एक तरीके से अपने लिए लाया, उसने अपने भाई को दे दिया या अपने बहन को दे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगाएगी सरकार। ये टैक्स कब लगाएगी? जब कोई 50,000 से अधिक का उपहार लाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जो उसका सगा संबंधी नहीं है, तो उस पर क्या है, टैक्स लगेगा, तब आपका उपहार कर लगेगा। तो आपको समझ आया? हाँ बिल्कुल सर, समझ आया। कोलडार समिति ने इसकी स्थापना की थी 1957 में। 50,000 से अधिक की वैल्यू पर ही आपका उपहार कर लगेगा। वो भी कब? जब किसी आप गैर व्यक्ति को देंगे टैक्स, मतलब उपहार देंगे तब। और ये भी एक वित्तीय वर्ष के अंदर ही होता है। अगर आपने वित्तीय वर्ष के अंदर आपने 50,000 से अधिक का टैक्स आप उपहार दिया है किसी को, तब आप पे लगेगा। अब कुछ आपके उपहार ऐसे भी होते हैं जो छूट प्राप्त उपहार होते हैं सर। सर वही हमें बताइए कि छूट प्राप्त कौन से होते हैं। ये देखिए, छूट प्राप्त उपहार जैसे कि उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है ना, उत्तराधिकार में उपहार स्वरूप मिली संपत्ति,
किसी ने हम गिफ्ट कर दी उत्तराधिकार में कि सर मैं आपको ये संपत्ति दे रहा हूँ उपहार में, तो आपकी क्या है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मुफ्त है वो। और विवाह में कोई उपहार आप लेके जाते हैं तब भी आपका क्या है टैक्स नहीं लगेगा, विवाह में भी आप लेके जाते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। तो ये आपका क्या है उपहार टैक्स है। और कंपनी या निगम कर को इसको देखिए, यहाँ पे निगम की जगह पे बिगम लग गया, क्या लिख गया, बिगम कर लिख गया। कुछ भी हो जाता है कभी कभी, निगम की जगह बिगम लिख गया, ये कैसे हो गया है, मतलब कुछ भी हो जाता है। हाँ सर, निगम कर जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, कंपनी कर बोलते हैं, ये भी एक वित्तीय वर्ष, सारे आपके वित्तीय वर्ष के लिए हैं। एक वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कंपनी या निगम की जो आय है ना, कंपनी या निगम की आय पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। किसी भी कंपनी की, किसी भी निगम की जो वो होती है ना इनकम, उसको हम क्या कहते हैं, निगम कर। क्या कहते हैं, निगम कर कहते हैं। और जैसे चाहे वो आपकी भारत कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी, चाहे भारत की हो चाहे आपकी विदेश की कंपनी हो, सब पर आपका ये लगता है। सही बात। संपत्ति कर को देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध कुल संपत्ति पर लगने वाला कर। किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है उस पे क्या है जो कर लगेगा वो संपत्ति कर कहलाएगा। चीजें वही हैं, चीजें सेम है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया। संपत्ति पे जैसे मैंने बताया टैक्स बेस, तो वही है कि संपत्ति पे कर लग रहा है तो संपत्ति उसकी क्या हो गई, टैक्स बेस हो गई, इसीलिए इसको संपत्ति कर कहते हैं। अगर उसकी कंपनी पे टैक्स लग रहा है तो कंपनी उसकी क्या हो गई, टैक्स बेस हो गई, और उस पर कंपनी कर कहलाता है। पूंजीगत लाभ टैक्स आपका होता है, पूंजीगत लाभ कर आपका होता है। कैपिटल गेन टैक्स, जैसे हम संपत्ति को बेचते हैं, किसी ने अपना खेत किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, मान लिया कोई ए व्यक्ति है, इसने एक बी व्यक्ति को क्या कर दिया, अपना खेत ट्रांसफर कर दिया, मतलब बेच दिया। तब क्या होगा, इस बी व्यक्ति से क्या है, इस बी व्यक्ति पर कुछ टैक्स लगेगा। क्या है, संपत्ति को बेचने पर हुए लाभ पर भी टैक्स लगता है। आपने संपत्ति को बेचा है या किसी ने खरीदा है तो उस पर आपका देखा होगा, जब भी आप तहसील वगैरह में देखो कोई संपत्ति बेच रहा है, खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है ना उसको क्या है, टैक्स लगता है। उससे स्टाम्प वगैरह लिए जाते हैं, तो वो क्या है, टैक्स ही तो है। स्टाम्प क्या है, सरकार की आय का एक सोर्स है, और वो क्या है, एक तरीके का टैक्स ही होता है। तो वो टैक्स आपका लगता है, और जिसने बेचा उस पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि उसके पास अब क्या आ गई, उसके पास आ गई इनकम। अब उस पर इनकम पे क्या लग जाएगा, आयकर लग जाएगा, मतलब बचेगा वो भी नहीं, सभी पे टैक्स लगेगा। सर ये क्या है, सभी पर घुमा फिरा के टैक्स। एक तरीके से उस जिसने खरीदा उस पर भी टैक्स, जिसने मतलब बेचा उस पर भी टैक्स, ये भी होता है। हाँ सर। अब ये हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हैं कौन कौन से हमारे क्या हैं टॉपिक्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने बताया था, जहाँ करापात और कराघात एक ही बिंदु पर हों, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसको हस्तांतरित करण भी कहते हैं, इसे हस्तांतरित किया भी जा सकता है। ठीक है सर। और वस्तु एवं सेवा, ये दोनों पे लगता है, वस्तु पर भी लगता है और सेवा पर भी लगता है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी आता है ना। और आता क्या, अब तो जीएसटी ही है। अब ये जितने भी मैं अभी पढ़ाऊंगा ना वो सब खत्म कर दिए गए हैं, केवल जीएसटी लगता है, सब पे जीएसटी, सब पे जीएसटी, सब पे। देखिए जीएसटी, ये जीएसटी बोल रहा हूँ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक प्रकार का कर है। कैसा कर है, केंद्र सरकार देश में उत्पादित सभी वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करती है। देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन सभी वस्तुओं पर केंद्र सरकार क्या करती है, एक शुल्क लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं। और इसमें क्या है, मादक पदार्थों पर नहीं लिया जाता है। जो मादक पदार्थ है ना उन पे केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेती है, उस पे कौन लेता है, उस पे राज्य सरकार लगाती है कर, उस पे राज्य सरकार कर लगाती है। जैसे गांजा हुआ, शराब हुआ, तंबाकू हुआ, इन पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है केंद्र वाली नहीं लगाती है, इन पे स्टेट गवर्नमेंट आपका क्या है, टैक्स वसूलती है। अब एक होता है आपका सेवा कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होती है दोस्तों, इसको देख लीजिए। विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाला कर, विभिन्न प्रकार की, जैसे आप होटल में जाते हैं, ठहरते हैं, वो क्या है, एक सेवा ही तो है। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो क्या है, आपका क्या है, सर्विस तो दे रहे हैं आपको। मतलब क्या है, जो भी आपके सेवा, मतलब आपके लिए सेवा दी जाती है ना, वो आपका, उस पर भी आपका एक टैक्स लगता है, और वो सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर कहलाता है।
अब ये जो आया है ना, ये सर्विस कर जो आया था ना, ये चिलैया समिति की सिफारिश पे आया था। कब आया था? 1954 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1954 में चिलैया समिति की आपकी सिफारिश पे इसे लगाया गया था। तो इसको आप याद रखना, ये किसके द्वारा आया था? सीमा शुल्क, एक कर होता है आपका सीमा शुल्क, जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। ये आपको बहुत वर्ड आपको मिलेगा, कस्टम ड्यूटी। तो क्या होता है इसमें? देश से निर्यात, किसी भी देश से निर्यात एवं विदेश से आयात वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगता है। कोई भी मतलब मान लिया कि भारत अपनी वस्तुएं विदेश को भेजता है, तब भी उस पर क्या लगेगा? तब भी उस पर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगी। और कोई भी वस्तुएं विदेश से भारत में आती हैं, तब भी उस पर क्या लगेगा? सीमा शुल्क लगेगा। तो दोनों ही स्थितियों में लगेगा, आयात पे भी और निर्यात पे भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगता है। तो ये क्या कहलाता है? सीमा कर। और इससे जो संबंधित विभाग है, मतलब इसको जो देखता है ना, जो विभाग इसकी निगरानी करता है, जो विभाग इस पे एक तरीके से नजरें बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी इसको बोलते हैं। समझ आया ना? बिल्कुल सर समझ आ गया। आप समझाएं और समझ ना आए, ऐसा कभी हुआ है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा तो पूछना है कि समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, इसको देखिए। सेंट्रल सेल टैक्स, आपने सेल टैक्स का नाम सुना होगा, सेल टैक्स, बिक्री कर। ये दो राज्यों के मध्य व्यापार पे लगता है। जब कोई दो राज्य, मान लिया जैसे कि यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे आपका MP है, इनके बीच में अगर कोई भी व्यापार होता है, इनके बीच में मतलब कोई भी इंटर स्टेट अगर कोई भी कारोबार होता है, इंटर स्टेट एक शब्द होता है, इंट्रा स्टेट एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट बोले तो दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, उसको इंटर स्टेट कहते हैं, अंतर्राज्यीय कहते हैं। और एक होता है इंट्रा स्टेट, एक ही राज्य में उसके ही अंतर्गत व्यापार हो रहा है। एक राज्य में, मान लिया अपने ही राज्य में कहीं बरेली, जैसे मान लिया यूपी है, यूपी में क्या है आपका? बरेली है, शाहजहाँपुर है, बहुत सारे आपके जिला हैं। तो मान लिया फरीदपुर से बरेली, मतलब बरेली से शाहजहाँपुर में जो भी व्यापार होगा ना, वो अपने यूपी के लिए क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट कहलाएगा। लेकिन यूपी का अगर व्यापार MP से हो जाए तो वो इंटर स्टेट कहलाएगा। ऐसा भी आप, ये वर्ड भी आपको समझना होते हैं। तो ये क्या करती है? इसको वसूलती कौन है? इसको वसूलती है केंद्र सरकार। कौन वसूलती है दोस्तों? केंद्र सरकार इसका क्या करती है? वसूल करती है। मतलब टैक्स कौन लेता है? केंद्र सरकार। लेकिन इसको पे कौन करता है? वो राज्य पे करेगा जहां पे ये बिक्री कर लगेगा, जहां पर भी बिक्री होगी। मान लिया कि यूपी का कोई प्रोडक्ट था और MP में जाके वो आपका क्या है? बिका। तो MP में बिका ना, तो कर कहाँ लगेगा? MP पे लगेगा। MP स्टेट है ना, उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स वो लेता कौन है? सरकार लेगी, गवर्नमेंट लेगी, केंद्र सरकार लेगी। कहाँ से लेगी? MP से। अगर MP ने कोई वस्तु अपनी यूपी में बेची है, तो यूपी ने वो वस्तु खरीदी है, यूपी में उसकी बिक्री हुई है, तो यूपी उसको क्या है? कर उसका पे करेगा। किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। और ये जो है ना, ये सारे के सारे कर जो हैं, ये 2017 में समाप्त कर दिए। क्यों? GST आ गई और इनको GST में ही इंक्लूड कर दिया गया था। सभी को इंक्लूड कर दिया है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, सबको GST में शामिल कर दिया। अब एक आपका कर है वैट। क्या है? वैट। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं वैट को लेके भूल गया, इसकी डेट मुझे लिखना चाहिए था और मुझे इस समय याद भी नहीं इसकी डेट क्या है। मुझे देखना पड़ेगा इसकी डेट क्या है, कि ये कब आया था। इसको मैं लिख दूंगा। इसकी डेट पूछ ली जाती है कभी कभी, मैंने देखा है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वैट की पूछ लेते हैं, वैट कब आया था। तो इसको मैं बता दूंगा, इसका मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा कि कब आया था। फिलहाल इसको पढ़िए। अब मैं पहले आपको यही समझा देता हूँ, जो सेल बिक्री कर है, देखिए इसमें कैसे क्या होता है। इसको इमेज से थोड़ा दिखा दें, इमेज को थोड़ा जूम कर दें। देखिए ये आपका क्या है? ये सेल जो टैक्स होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु बनी, मान लिया एक राज्य में, ये मान लिया यूपी है, यूपी में कोई वस्तु बनी है। अब वो यूपी में बनी है, कोई चीज़ क्या है? प्रोड्यूसर यहाँ पे यूपी में, उसने क्या है? मैन्युफैक्चरर को दी। उसने क्या है? जैसे कि गेहूँ होता है ना, गेहूँ आपका क्या है? यूपी में उत्पादित हुआ। अब उसका क्या है? मैन्युफैक्चरर को दे दिया। उसने क्या है? कुछ बनाना उसका स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गेहूँ से आपका कुछ भी बनाया जा सकता है। देखिए जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं ना, वो बनती तो गेहूँ से ही है, मतलब खाने पीने वाली, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, आपका चाउमीन, जैसी भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, ये कहाँ से बनती हैं? गेहूँ वगैरह इन्हीं चीज़ों से बनती हैं। तो मान लिया मैन्युफैक्चरर ने उसको क्या है? बनाया। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा दिया, कहा ये ले जाओ।
डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या कर दिया, रिटेलर के पास पहुंचा दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, उपभोक्ता को दिया। अब ये उपभोक्ता पे क्या लगा, सेल टैक्स लगा जाके, उसको कौन भरेगा, उपभोक्ता भरेगा। तो ये क्या होता है हमारा सेल टैक्स, मतलब जहाँ पे वो चीज़ सेल हुई है ना, जहाँ पर भी चीज़ वो बिकी है ना, वहाँ पे ये टैक्स लगेगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये सेल टैक्स आपका लगा है। और इसको हम बैठ कर नहीं बोलेंगे, इसको हम बैठ नहीं बोलेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, बड़ा अच्छे से लिखा है, क्या है, द 9% यहाँ पे मान लिया बेकरी का लगाया गया, तो क्या लिखा है, 9% सेल टैक्स इज ओनली एडेड टू द रिटेल प्राइस। ये यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, ये यहाँ पे इंक्लूड हुआ है टैक्स। इसने 9% एक्स्ट्रा बताया और इसने उसको खरीद लिया है। सर बिल्कुल सही बात है। आप न्यू गुड्स एट द कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर ने जब खरीदा ना तो उसको ये 9% देना पड़ा। द 9% जो सेल टैक्स है इज नॉट ए बैट, ये बैट टैक्स नहीं है। क्या है, बैट टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। अब बैट को समझते हैं, ये बैट वाला है, इसमें इसको सबसे पहले इमेज से समझते हैं। पहले इमेज को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने मान लिया गेहूं वगैरह क्या है उत्पादित किया होगा, गेहूं वगैरह, और क्या है उस पर क्या है, जब गेहूं उत्पादित किया तो उसने गेहूं किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया। लेकिन उस पर क्या है, उस पर बैट लग गया, बैट लग गया मतलब उसको, अगर यहाँ पे 10 रुपये का गेहूं था, मान लिया इसको कितने में दे दिया, 12 रुपये में दिया, 2 रुपये का टैक्स लगा के, तो इसने इसको ले लिया। अब इसने ये जो टैक्स लिया है ना, मतलब इसने जो ये प्रोडक्ट लिया है ना, गेहूँ लिया है ना, अब ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करके इस पर मान लिया 2 रुपये और लगा दिए, इसने 14 कर दिए, और इसको दे दिया, इसको दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इस पर 2 और लगा दिया, इसको रिटेलर को दे दिया। इसने क्या कर दिया, इस पर भी मान लिया कुछ टैक्स लगा दिया 2%, और इसको कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो ये होता है बैट, मतलब हर एक चरण में आपका क्या है, टैक्स इस पर लगता है। बैट क्या है, हर एक चरण में टैक्स लगता है। इससे क्या है, वस्तु की जो वैल्यू है ना, वस्तु का जो प्राइस है ना, वो बहुत महंगा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या था, 10 रुपये का गेहूँ था, उस पर 2 रुपये इस पर टैक्स लगा, इसने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर कराने में भी उसका कुछ लगा होगा, मान लिया कि 10 का था, 12 का, तो उसको पढ़ा और उसका 20 रुपये का खर्चा आ गया यहाँ पे। उसने फिर क्या किया, 5% टैक्स सेट कर दिया, तो 25 का उसने इसे दे दिया। अब इसने क्या कर दिया, 25 का इसे मिलाना, तो इसने क्या कर दिया, इस पे बैट लगा दिया, इसने इसको 30 का कर दिया, इसने 30 का इसको क्या है, इसने इसको मान लिया 35 का कर दिया, और इसने इसको क्या है 35 रुपये में बेच दिया। मतलब 10 रुपये का जो गेहूँ था वो बन के आपका 35 रुपये में जाके बिका जाके। तो ये आपका क्या हो गया, यही बैट है। हर चरण में यहाँ पे क्या है, टैक्स बढ़ता है। समझ आई होगी ना चीज़, जो सेंट्रल बिक्री करे उसमें क्या अंतर है, और जो आपका जो बैट होता है उसमें क्या अंतर है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या लिखा है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है, ये मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाया है। क्या है, ये उत्पादन से लेके उपभोग तक प्रत्येक चरण में इसमें क्या है, बैट लगता है। और ये शुरू कब हुआ था, असीम दास गुप्ता की सिफारिश पे, असीम दास गुप्ता समिति आई थी, उनकी सिफारिश पे इसे शुरू किया गया था, उनकी सिफारिश से। और 2017 में इसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब ये सारे टैक्स ख़त्म है, जीएसटी ही केवल एक ऐसा टैक्स बचा है जो अप्रत्यक्ष कर में आता है। और कल हम जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, हमने क्या क्या देखा, बहुत अच्छे से देखा। अभी आप क्लास छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक मैं नोटिफिकेशन लाने वाला हूं, और वो आपको समझना है। देखिए मैं क्या लाता हूं, 1 मिनट आप रुकिए। देखिए ये देखिए, मैं चाहता हूं कि एक 30 डेज का प्लान लाया जाए। क्या 30 डेज, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी आ रहा है और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ भी आ रहा है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ एक ज़बरदस्त रिवीजन लाया जाए, ज़बरदस्त रिवीजन क्लास। मात्र 30 डेज में आपका सारा रिवीजन करा दिया जाए। 30 डेज में आपका कंप्लीट हिस्ट्री जो मैंने 71 क्लासों में पढ़ाया है ना, वो मात्र और मात्र 30 डेज में आपको करा दिया जाए, ऐसा मैं प्लान लाना चाहता हूँ। मैं सुपर फास्ट रिवीजन करके एक सीरीज़ लाना चाहता हूँ, और इसमें मैं तीनों ही का, जिसमें तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब क्या है, जैसे हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री के बाद आपका क्या हो गया, जियोग्राफी का भी रिवीजन कराऊंगा। ये भी मात्र 30 क्लासों में, इसमें वर्ल्ड भी होगा और आपका इंडियन भी ज्योग्राफी होगा। और उसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ, ये इंडियन पॉलिटी, इसका भी 30। हो सकता है क्लासें कम भी लगें, लेकिन मैं 30 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 38 क्लासों में मैंने पॉलिटी पढ़ाया था, और लगभग आपका इतने ही में मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाया है। तो मैं आपको क्या मान के चलता हूँ, ज्योग्राफी की भी लगभग 40 क्लासें हैं और इसकी भी लगभग 40 क्लासें हैं। तो मैं 30 क्लासों को मान के चलता हूँ कि 30 क्लासों में इन सारी चीज़ों को करा दूंगा, क्योंकि मैं इसमें 1 घंटे की क्लास लूँगा।
डेली 1 घंटे की तीनों क्लास आपको मिलेंगी। हो सकता है कभी 2 मिलें, कभी 3 मिलें, लेकिन मैं ये सारा आपको करा दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा प्लान लेके आऊँ, ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेके आइए सर। और ये आपके लिए एक दिवाली का बम्पर ऑफ़र चल रहा है दोस्तों। क्या है, दिवाली बम्पर ऑफ़र चल रहा है। मात्र 100 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ दी जा रही हैं। कौन-कौन सी सर तीनों पीडीएफ? कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की पोल मतलब आपको मिलेगी पीडीएफ, और आपकी इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। और उसके बाद आपको क्या मिलेगी? इंडियन पॉलिटी की भी आपको क्या है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। ऐसी पीडीएफ मैं वादा करता हूँ यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, इतने अच्छे वे में, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर आपको देखना है मेरी पीडीएफ कैसी होती है तो मेरी क्लासों को देखिए, हूबहू पीडीएफ आपको मिलेगी। और पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करें, ये हमारा नंबर है 9005436310। इस पे आप व्हाट्सएप पे कीजिए कि सर पीडीएफ चाहिए, पेमेंट लिंक दीजिए। मैं आपको वहाँ पे क्या दे देता हूँ, फ़ोनपे क्यूआर दे देता हूँ या फ़ोनपे नंबर दे देता हूँ, और जिसमें मेरा नाम अलाउद्दीन लिख के आता है। फ़ोनपे नंबर पे आप उस पे पे करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ। तो ये आपके लिए दिवाली तक का ऑफर है 100 रुपये में। बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 100 रुपये भी हो सकती है पीडीएफ की। एक पीडीएफ की कीमत 100 रुपये भी हो सकती है। तो आप इसको अभी परचेज कर लें, 3 पीडीएफ 100 रुपये में मिल रही हैं, मौका नहीं जाने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये बात ज़रूर मुझको बताइएगा कि ये सीरीज़ मैं शुरू करूँ तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ जो मेरी और क्लासें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की तो चल ही रही है, उसकी 4-5 क्लासें होंगी। इकोनॉमिक्स की 4-5 क्लासें होंगी और क्या होगा, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम साइंस की क्लासें चालू कर देंगे, और वो भी क्लासें आपकी चलती रहेंगी और ये भी क्लासें आपकी चलती रहेंगी। तो मुझे सजेशन दीजिएगा कि ऐसा मैं करूं, कमेंट कीजिएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो आप फिर भी मेरा आइडिया रहेगा कि मैं करूं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।